today we are going to start the second chapter of class 9th Democratic Politics book. The chapter is Constitutional Design. In this chapter we will try to understand about the apartheid policy which was applied in South Africa. Then how did the people of South Africa make their constitution, then how the Indian constitution was made, and what are the different ideals of Indian constitution. So here we start from apartheid policy. Apartheid policy was applied by South African government, and this policy was based on discrimination. ये जो रंग भेद की नीति है ये दक्षिण अफ्रीका में जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी यानी कि वाइट पीपल की गवर्नमेंट थी उन्होंने लागू की थी, और इसका जो बेस था वो था लोगों की जो स्किन का कलर होता है उसके आधार पर भेदभाव करना। साउथ अफ्रीका में मेनली 3 तरह के लोग रहते हैं, 3 ग्रुप में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। एक है ब्लैक्स जो वहाँ के नेटिव पीपल हैं जो वहाँ सदियों से रहते आए हैं। दूसरे हैं वाइट यानी कि यूरोपियन जो कॉलोनियल पीरियड के दौरान वहाँ पर आए और उन्होंने जैसे भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया उस तरह से वहाँ पर भी उन्होंने रूल किया। और तीसरे हैं कलर्ड पीपल जिसमें कई तरह के डिफरेंट मिक्स कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे कि कई सारे इंडियंस जो उस समय वहाँ पर काम करने के लिए ले जाए गए थे कॉलोनियल पीरियड के दौरान, वो भी इसमें आते हैं। तो मेनली ये जो अपार्थाइड पॉलिसी है इसमें जो वाइट गवर्नमेंट थी तो इट कंसिडर्ड वाइट पीपल सुपीरियर एंड द ब्लैक्स एंड द कलर्ड पीपल एज इन्फीरियर। तो यही डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया जाता था। जितने भी राइट्स थे, जितनी भी सुविधाएं थी, कंफर्ट थे, फैसिलिटीज़ थी, वो सब केवल जो वाइट पीपल थे उन्हीं को मिला करती थी, और जो डिस्क्रिमिनेशन था वो हर जगह लागू किया जाता था, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो जैसे कि हॉस्पिटल हो, रोड्स हों, ब्रिजेस हों, पार्क हों, या फिर इंस्टीट्यूशन हों जैसे कि स्कूल हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, थिएटर्स हों, हर जगह ये डिस्क्रिमिनेशन लागू किया जाता था। ब्लैक्स के लिए अलग जगह अलग स्थान सुरक्षित थे और वाइट्स के लिए अलग जगह सुरक्षित थी। जो इलाके वाइट्स के थे वहाँ पर ब्लैक्स नहीं जा सकते थे बिना किसी लाइसेंस के, और बहुत कम समय के लिए उनको अगर ज़रूरत होती थी किसी काम के लिए भेजना होता था तो लाइसेंस के ज़रिए उन्हें भेजा जाता था। इस पॉलिसी को अपार्थाइड पॉलिसी कहा जाता है, रंग भेद की नीति कहा जाता है, और ये लगभग 1948 से वहाँ पर शुरू हुई और लगभग 45-50 सालों तक ये पॉलिसी वहाँ पर चलती रही। अब इस अपार्थाइड पॉलिसी का विरोध भी हुआ। साउथ अफ्रीका के अंदर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जो इसको अपोज कर रहे थे। वन ऑफ देम वाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC. इट वाज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विच वाज protesting against apartheid policy, and Nelson Mandela was the very important figure in fighting against apartheid. तो उनके ऊपर केस चला और 1964 में he was sent to jail for 28 years. 28 साल की जेल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट उनको दे दी गई। और उस समय की जो सबसे खूंखार जेल है जो दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन से थोड़ा सा आगे समुद्र के अंदर रोबन आइलैंड है, उस रोबन आइलैंड के अंदर जो जेल थी वहाँ पर उनको 28 साल के लिए रख दिया गया। इसके बाद जब वो अपार्थाइड का जो विरोध वो जारी रहा साउथ अफ्रीका के अंदर भी, और कई इंटरनेशनल प्रेशर भी थे साउथ अफ्रीका की जो वाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी कि वो इसे ख़त्म करें, तो अंततः वहाँ की सरकार ने ये जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी उसको ख़त्म करने की घोषणा की, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पर जो बैन लगा हुआ था उसको हटाया, और जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उनको ख़त्म कर दिया गया। नेल्सन मंडेला आफ्टर 28 ईयर्स ही वाज फ्रीड फ्रॉम द जेल, और 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका का नाम रखा गया रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, और उसका एक नया फ्लैग बनाया गया और वो फहराया गया। और फिर दोनों ही ग्रुप के लोग यानी कि जो पहले सरकार में थे वाइट माइनॉरिटी के लोग और जो मेजोरिटी में जो थे ब्लैक्स, वो लोग उनके लीडर्स साथ में बैठे फॉर 2 years दे वर्कड ऑन मेकिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर साउथ अफ्रीका, और 2 साल तक उन्होंने इस संविधान को बनाने का काम किया। कुछ लोगों का ये मानना था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मेजॉरिटी में हैं ब्लैक्स जब वो संविधान बनाएंगे
तो वो वाइट्स लोगों को के साथ वैसा ही बिहेवियर करेंगे जैसा कि वाइट लोग उनके साथ किया करते थे अपार्टheid के दौरान। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो नेल्सन मंडेला थे और भी कई लीडर थे, उनका यह मानना था कि नफ़रत को हम नफ़रत से ख़त्म नहीं कर सकते और सोसाइटी के अंदर पीस और इक्वलिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक सबको बराबर राइट्स नहीं दिए जाएं। तो इन लोगों ने 2 साल तक संविधान बनाया और ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी लोगों को बहुत ज़्यादा राइट्स दिए गए। आज दुनिया के बेहतरीन संविधानों में साउथ अफ्रीका का एक संविधान माना जाता है जिसने अपने यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा अधिकार दिए हैं। तो इस तरह से वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने लंबे समय से जो चली आ रही नफ़रत थी वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में, जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो टेंशन थी, उसको ख़त्म कर दिया। तो हम ये समझ पाते हैं यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। हमारी बुक के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन दी गई है वो है कि इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल। ये एक रिटन रूल्स का सेट है जिसको सभी लोगों ने स्वीकार किया है जो एक कंट्री के अंदर रहते हैं। ये वहाँ का सुप्रीम लॉ है, सबसे उच्च कोटि का जो कानून है वो है। और ये लोग उस देश के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनके आपसी संबंधों को परिभाषित करता है। एट द सेम टाइम ये लोगों और सरकार के बीच के संबंधों को भी परिभाषित करता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन कई सारे काम करता है, इसलिए उसका इम्पोर्टेंस भी, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इम्पोर्टेंस है या वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, तो हम ये पॉइंट्स भी उसमें लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। ये एक ऐसा माहौल बनाता है देश के अंदर, ऐसा वातावरण बनाता है जिससे में डिफरेंट क्लास के लोग, डिफरेंट ग्रुप्स भी, चाहे उनके अंदर कितने भी डिफरेंसेस हों, वो मिलजुल करके एक साथ रह सकते हैं। इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट, उस देश में सरकार किस तरह से बनेगी। हु विल हैव द पावर टू टेक डिसीजन, लोगों के पास, किन लोगों के पास निर्णय लेने की क्षमता होगी और वो किस तरह से निर्णय करेंगे, ये भी संविधान के अंदर लिखा होता है। इट लेज डाउन लिमिट्स ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक तरफ तो गवर्नमेंट को पावर देता है, दूसरा गवर्नमेंट को पावर का मिसयूज़ करने से रोकने के लिए उसके ऊपर उसकी भी व्यवस्था करता है। एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन्स आर, और लोगों के क्या अधिकार हैं ये भी वो हमें बताता है। इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। ये हमें ये भी बताता है कि जिस देश में जो लोग रहते हैं वो किस तरह का देश, नेशन अपने आप देश को बनाना चाहते हैं, ये हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन से पता लगता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। चलिए अब हम ये बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनाया गया। तो थोड़ा बैकग्राउंड की हम चर्चा कर लें। इससे पहले एक बात हम देख लें, कुछ खास बातें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। चलिए सबसे पहले बैकग्राउंड, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा, उसके बनने में एक लंबी प्रोसेस है। जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, जो स्ट्रगल हमारे लिए, हमारा नेशनल मूवमेंट जो चल रहा था, उसी दौरान कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का हुआ उस पर भी डिस्कशन शुरू हो गए थे और एफर्ट्स भी शुरू हो गए थे कि हम अपने देश में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का होगा। उनके साथ 8 दूसरे मेंबर्स भी थे और उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसमें उन्होंने ध्यान रखा कि हमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है उसमें लोगों को राइट्स देने हैं और वो इक्वलिटी के साथ देना है, किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी ग्राउंड पर नहीं करना है। इसी तरह से जब कांग्रेस का सेशन हुआ 1931 में, तो उसमें भी डिस्कशन हुआ कि व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी वांट फॉर इंडिया। देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसका भी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविज़न्स जो हैं वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड हुआ। इसके अलावा जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, दे वर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रशियन रेवोल्यूशंस, और वो चाहते थे कि उनके जो आइडियल्स हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनको भी हमारे संविधान में शामिल किया जाए। एट द सेम टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे, उन्होंने दुनिया के उस समय के जो बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको स्टडी किया और उनमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो हमारे इंडिया के लिए हो सकती थी, उनको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया।
अब भारत का संविधान जो है वो किसने बनाया? तो भारत का संविधान एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसके लिए इलेक्शन हुए 1946 में, जुलाई 1946 में इसके लिए इलेक्शन हुए और इसके जो मेंबर्स चुन के आए और उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसने भारत का संविधान को तैयार किया। इसकी सबसे पहली मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी पिक्चर आप यहाँ देख पा रहे हैं पहले नंबर पे, उन्हें इस संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया है। ही वॉज सिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इसके बाद हमारे संविधान का निर्माण का काम शुरू हो गया, लेकिन बीच में अनफॉर्चुनेटली इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 नेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो मेंबर थे पाकिस्तान और भारत, ये 2 संविधान सभा में विभाजित हो गए। तो हमारी जो संविधान सभा थी उसमें इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन सभा 299 मेंबर्स थे। इन 299 मेंबर्स में से कुछ के पिक्चर्स मैंने यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हालांकि इनके अलावा और भी सभी लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। ये हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, वो संविधान को जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे और इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया भारत के संविधान को बनाने में। फिर के.एम. मुंशी, देन पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मेनी मोर। तो इन सब के एफर्ट से, इन सब के डिस्कशन से और मेहनत से लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन में जाकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे ये वजह थी कि बहुत पहले से 1930 में जब लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उस समय ये डिसीजन हुआ था कि 26 जनवरी को हम लोग अपने आप को आज़ाद मानेंगे और एक प्रतीकात्मक रूप में अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ विरोध के स्वरूप हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तब से लेकर के जब तक कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया वास्तव में आज़ाद नहीं हो गया, तब तक 26 जनवरी वॉज सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। तो कुछ लोगों का ये सुझाव था कि उस दिन की ऐसी ऐतिहासिकता को बरकरार रखने के लिए हमें अपने संविधान को 26 जनवरी को लागू करना चाहिए। तो उसी दिन इंडिया रिपब्लिक बना जब ये हमारा संविधान लागू हुआ, इसलिए हम उसे एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अब इसमें अगले जो पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।